मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारे देखने वालों के लिए यही दुआ है कि वो खुश रहें, आबाद रहें और हमें देखते रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तो आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का। मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि दिन भर की शदीद गर्मी के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जिसके बाद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और सिंध में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। तर्जुमान पीडीएम में पंजाब का कहना है कि बालाई पंजाब में 6 जून तक गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान है, जबकि मरी और गलियात में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। तो अजीम, यहाँ पर कल कितनी शदीद आंधी आई। ये मौसम के हवाले से पंजाब के जो लोग हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, और लेकिन जो सिंध में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी सी मायूसी इस हवाले से कि वहाँ पर स्टिल जो हीट वेव है वो बरकरार रहेगी। लेकिन आपने ऐसे मौसम में एहतियात करनी है, क्योंकि शहरबानो ऐसा होता है कि जब मौसम ठंडा होता है तो फौरी से गर्म भी होता है, तो फिर जब ठंडा गर्म होता है इंसान तो ज़्यादा बीमार भी होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मौसम में गैस्ट्रो से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो अपने खाने पीने का जो ख्याल है वो रखना है, और दूसरा ये कि अगेन मौसम को जो है एंजॉय करें, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। ये है जी मौसम के हवाले से अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई है। तो एक और अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं, और वो ये है कि जी गवादर से मुतल्लिक, जहां न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट कैलिब्रेशन और फ़्लाइट प्रोसीजर डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया गया है। सिविल एविएशन के कैलिब्रेशन एयरक्राफ्ट ने नए रनवे पर कामयाबी से लैंडिंग करके प्रोसीजर मुकम्मल किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर कैलिब्रेशन फ़्लाइट को रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज की जानिब से रिवायती वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। ये अहम कामयाबी चीनी और पाकिस्तानी प्रोजेक्ट टीमों के मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। हवाई अड्डे के इस साल की चौथी समाही में मुकम्मल और ऑपरेशनल होने का इम्कान है। नए गवादर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तकमील से गवादर और इसके आसपास के इलाकों में तरक्की आएगी। बहुत अच्छी खबर। इस तरह की खबरें मज़ीद आनी चाहिए पाकिस्तान के दीगर इलाकों से भी, और ये बहुत अच्छी खबर है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। कामयाबी जो है वो होगी मज़ीद इसमें इंशाल्लाह, और इस तरह के मज़ीद जो एविएशन एंड फ़्लाइट कैलिब्रेशन और फ़्लाइट प्रोसीजर डिज़ाइन मुकम्मल किया गया है और मज़ीद होने चाहिए। सिविल एविएशन की कोलैबोरेशन की वजह से ये हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि जी जो गवादर है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत पोर्ट सिटी बनने जा रहा है। कोई शक वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। तो उसकी वजह से प्लास्टिक बैग्स, जिसको पॉलीथीन बैग्स भी कहा जाता है, पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स की प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आलमी यौम माहौलियात पर लाहौर में मुनक्किदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब भर में पहली स्टेज पर प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगा दी गई है। प्लास्टिक बैग को बैन करना हुकूमत की पॉलिसी है। उनका मज़ीद कहना था कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के साथ साथ प्लास्टिक और टायर जलाने वाले प्लांट्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा, जारी भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कंज्यूमर ने ख़त्म करना है। अगर हम इसे ख़रीदने से इनकार करेंगे तो इसके इस्तेमाल में भी कमी आएगी, लेकिन हम ही नहीं। बहुत अच्छा इक़दाम है ये। प्लास्टिक बैग्स वाकई बंद किए जाने चाहिए और इसका ऑल्टरनेट आना चाहिए। और ज़्यादातर लोग तो ये इस्तेमाल भी करते हैं जो थैले बने हुए होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जूट के या किसी और स्टफ़ के, जो एक से ज़ायद बार जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो जब सब्ज़ी वगैरह लेने जा रहे हैं तो अपने ही मुख्तलिफ तरह के थैले जो है ना वो हाथ में लेकर जाते हैं। बहुत अच्छा लगते हैं। एक तो वो बहुत प्रेजेंटेबल और दूसरा वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शहरबानो ये ट्रेंड था भी, मतलब मेरे बचपन में ये ट्रेंड था, ये मैंने खुद विटनेस किया हुआ है कि प्लास्टिक बैग का जो इस्तेमाल है वो बड़ा ही कम हुआ करता था और हर शख्स अपने घर से थैला लेकर आता था। ओवन के बारे में बातें हो रही होती है कि ओवन से ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो हमारे बॉडी में बहुत खराबी पैदा करती हैं, कैंसर का सबब बनती हैं। तो जब हम देखते हैं लोग पॉलीथिन बैग के अंदर शिद्दत की गर्म सालन, चाय डलवा के लेके आते हैं, नाश्ते लेके आते हैं, वो सारा प्लास्टिक जो है वो एक हद तक मिक्स होता है उन सब चीज़ों में, वो जहर बनकर फिर हमारे अंदर जाता है और फिर कैंसर और इस तरह की बहुत सी बीमारियां और दूसरा इसका ये भी है कि ये डिकम्पोज नहीं होता। शॉपिंग बैग्स जहाँ फेंकते हैं वो साल साल वहाँ पर उसी कैफियत में उसी हाल में रहते हैं। और फिर एक और बड़ी आम प्रैक्टिस है जो कि बड़ी डेंजरस है कि जितना भी जो कूड़ा कचरा है वो ज़्यादातर ममालिक एट दी एंड समंदर में डंप कर देते हैं। इसको रिसर्च समंदर की जो हयात है, जो अभी हयात है, उनको बहुत नुकसान पहुँच रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने इस पर बाकायदा थीसिस लिखा था अपना डिग्री में, और थीसिस में ये था कि आप 1000 साल के बाद भी जब निकालते हैं ना तो बाकी तमाम चीज़ें डिकम्पोज हो चुकी होती हैं सिवाय शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग एज इट इज़ होता है, तो इतना ख़तरनाक है हमारी सेहत के लिए।
तो अपना ख्याल रखें। और जैसे कि उन्होंने कहा कि कंज्यूमर ही इसको ख़त्म कर सकता है, तो कंज्यूमर जो है वो कोशिश करे कि वो ख़रीदे ही ना, जब ख़रीदेगा नहीं तो इसका उस तरह से होगा भी नहीं। हमने देखा बड़े जो ब्रांड्स हैं उन्होंने वाकई इसको ख़त्म कर दिया है। कुछ जगहों पे लोकल जगहों पर यूज़ हो रहा है, तो प्लीज़ मत करें। अच्छा, सिर्फ इसके इस्तेमाल का नुकसान नहीं होता, ये जिस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि ये जिस वेस्टेज से बनता है वो पेट्रोलियम की वेस्टेज होती है, फिर वो बर्न होती है, तो उससे भी कार्बन एमिशन होता है काफ़ी, वो भी फ़ज़ाई आलूदगी का भी बायस बनता है। तो पूरा प्रोसेस ही कंटेमिनेटेड है। इसी हवाले से इसकी जो है वो हौसला शिकनी की गई है इस अमर की, और हुकूमत की जानिब से बड़ा ही अच्छा इक़दाम के प्लास्टिक बैग को बैन किया गया है। तो जी, अब सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो अदालती महाज पर काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की गुज़िश्ता रोज़ समाअत की। अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद की। फैसल वावडा को गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने अहम रिमार्क्स दिए और कई कानूनी सवालात उठाए। बाद अदालत ने तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी की है। दूसरी तरफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हुकूमत ने 100 दिन मुकम्मल किए हैं, और इस दौरान उन्हें कितनी कामयाबियां हासिल हुई हैं, कितने तनाज़ात का उन्हें सामना करना पड़ा, इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। इसी से स्टार्ट करते हैं मरियम नवाज साहिबा से। 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं वज़ीर आला के तौर पर, कैसे कारकर्दगी देख रहे हैं आप? उनके वादे दावे क्या कोई पूरे हो सके? हमेशा सियासतदान करते हैं, वादे भी करते हैं, और पूरे होने को मीडिया को चेक करना है। मेरे हिसाब में तो मरियम नवाज ने वो तमाम अपने बारे में बातें जुटला दी जो लोग कहते थे कि ये क्योंकि पहली दफा मुंतखब हुई और फिर चीफ मिनिस्टर बन गई, शायद ये देर से आया करेंगी। लोगों के जहन में वही हमारे वो प्राइम मिनिस्टर थे जो 11 बजे आते थे, 5 बजे घर चले जाते थे। तो मरियम नवाज ने जो पहले दिन से मोमेंटम शुरू किया वो उसको लेके आगे बढ़ रही हैं, पीछे नहीं हटी, और यही पंजाब के लिए चाहिए था और इसी से पाकिस्तान को फायदा होगा। चाहे वो महंगाई कम करने के लिए कोशिशें हो, इंतजामिया को मुतहर्रिक करना हो, या जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे अभी आपने प्लास्टिक बैग की कही, फिर एग्रीकल्चर में वो जो स्मोक का इशू आ गया उसके ऊपर हो गया, आईटी के लिए हो गया, नौजवानों के लिए चीज़ें, हर तरफ वो भाग रही हैं क्योंकि काम इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है कि पंजाब को तो बेहाल छोड़ दिया गया था कि कोई सूरत थी नहीं। क्योंकि आपके जहन में होना चाहिए कि पंजाब और केपी तरक्की करते थे तो पाकिस्तान के इंडेक्स बढ़ जाते थे। तो केपी का भी आपको हाल पता है कि वहां पे बड़के लगाने के अलावा, ये आज के मैं वज़ीर आला की नहीं बात कर रहा, महमूद खान और परवेज खटक भी, जहां उन्होंने कहा था कि हम इतने दर्जनों डैम बनाएंगे वो लिस्ट नहीं दे सकते। कर्जे 80-90 अरब से 1000 अरब से ऊपर चले गए केपी में। सियाती मुकामात की तलाश में इमरान खान साहब खुद जाते थे, वो नजर नहीं आए किसी को भी। ये इशू थे। यहाँ पे आके बिल्कुल एक मसला बिल्कुल मरियम नवाज के लिए बना है, वो है गंदम किसानों से ना खरीदने का। अब वो इनकी एक पॉलिसी है कि हम सपोर्ट प्राइस के ऊपर अपने बैलेंस को खराब नहीं करेंगे। किसान को नुकसान हुआ उससे कि वरना उनको पैसे ज्यादा अच्छे मिल जाते थे। अब वो कहते हैं जैसे चावल मार्केट प्राइस पे छोड़ दिया गया है तो उसने ग्रो किया और एक्सपोर्ट में भी बढ़ गया। यही गंदम में है कि जी हम मार्केट मैकेनिज्म से निकलें, तो मार्केट का जो फ्री मार्केट है ना उस पे जाएं। अच्छा राना साहब, आपको क्या लगता है कि ये बात सही है, ये हेल्दी ट्रेंड है कि वज़ीर आला की कारकर्दगी का मुवाजना करना, क्योंकि मुवाजना किया जाता है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उस दौरे हुकूमत से जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो उनकी कारकर्दगी से मुवाजना किया जाता है। देखें, मुवाजना आज आप जिसका मर्जी कर लें, सिंध, बलोचिस्तान हो और केपी, वहां पे अब गुफ्तगू यही हो रही है कि पंजाब के साथ मामलात को कैसे रखा जाएगा, वहां कैसे काम हो रहा है। क्योंकि जो इन्होंने ओथ से पहले वर्किंग की हुई थी उसको ओथ वाले दिन से शुरू कर दिया था और इम्प्लीमेंटेशन जारी है। बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जिनके लिए बजट एलोकेशन अब ये नया जो बजट आ रहा है उसमें करवा दी गई है। जब वो पास हो जाएगा तो फिर पैसे खर्च भी होंगे। अब आप जाए ना देहात की सड़क से लेके और हाईवेज तक पंजाब की जो हैं उन सब पे काम हो रहा है। अब म्यूनिसिपैलिटीज पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे जा रही हैं, छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स में कि रिवैम्पिंग भी हो रही है, अद्वियात के लिए बात हो रही है, जो सारी की सारी उस वक्त वो दिखा के कि जी हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, और रास्ता ये बनाया गया कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चांदी हो जिसमें कोई चेक नहीं था। आप देखें, अगर एक आदमी के पास बिल्कुल ठीक है, इलाज के लिए 6 लाख रुपए हैं, तो वो तो हमारे तो हॉस्पिटल आराम से 3-3 लाख रुपए बांट लेते हैं आपस में और बिल बन जाते हैं। केपी में तो वो रिपोर्ट्स भी आई कि हर्निया के ऑपरेशन एक इलाके में होते रहे, सारे गाँव कोई हर्निया हो गया, ऐसा नहीं हुआ करता। अब सरकारी हॉस्पिटल जहां फ्री टेस्ट थे वो खत्म किए गए थे,
खुद यास्मीन राशिद साहब आजकल मुश्किलात में हैं, लेकिन उन्होंने आम आदमी की मुश्किल में इस तरह इजाफा किया कि जो फ्री हॉस्पिटल्स थे सरकार के, उन सब में पहले एक दफा टैक्स, फिर दूसरी दफा तमाम। राणा साहब, अभी आपने बजट की भी बात की सर, तो इस हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? कैसा बजट आ रहा है? बिलखसूस पंजाब की जब हम बात करते हैं तो महंगाई बढ़ेगी? देखें, विफाक की तरफ से तो IMF ने जो चीजें कही हैं वो ज्यादातर विफाक ने करनी है और इफेक्ट आएगा सारे पाकिस्तान पे। और पंजाब में जहां उन्होंने अपनी इंतजामिया को मुतारिक किया, वहां जो फलाई मंसूबे शुरू किए हैं, उसके साथ महंगाई के इफेक्ट को जांचा जरूर जाएगा। ये नहीं हो सकता कि महंगाई हो, मैं और आप उस पर बात ना कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो कुदरत भी मदद करती है, जैसे फ्यूल की प्राइस डाउन हो रही है, तो इंतजामिया का काम होता है कि जो चीजें फ्यूल की प्राइस से महंगी हुई, चाहे वो खाने पीने की हो या बारबरदारी की हो या मुसाफिरों के लिए गाड़ियों के किराए हों, ये वो मैकेनिज्म है जो दो तरफा चलना चाहिए कि जब आप पेट्रोल बढ़ता है, इंतजामिया खामोश हो जाती है। तो वो अब हो रहा है। मैं मुख्तलिफ अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स के एक्स पे मैसेजेस हैं वो भी फॉलो करता हूँ, लोगों से, अपने नुमाइंदों से भी बात करता हूँ। राणा साहब, ये जो अभी तक तो मैं कहूँगा कि ठीक चल रहा है। कुछ दिन पहले मामला चला, 15 रुपए का ऐलान किया गया, उसके बाद पता चला जी 5 रुपए कम हुआ है, ये क्या था? देखें, ये क्योंकि वजीर इत्तलात की इंस्ट्रक्शंस थी, उनकी कैलकुलेशन, या तो वो महीने का कहना भूल गए। ये प्राइम मिनिस्टर और वजीर इत्तलात यानी अताउल्लाह तारड़ को वजाहत देनी चाहिए कि गलत प्रेस रिलीज जारी करने से बहुत गलती हुई कि जितनी प्राइस, क्योंकि सारा मीडिया दे रहा था कि 4 से 5 रुपए पेट्रोल कम होगा, कि अब वो तो मामला है नहीं कि बादशाहगिरी है कि जेब से पैसे निकाल के कोई दे देगा या किसी सब्सिडी में, इसको तो मजीद GST आ रहा है। तो वो फिर ठीक किया। बेशक वजारत खजाना भी फंस गई कि उनको समरी ओके कर दी गई थी 9:15 बजे, लेकिन नोटिफिकेशन उन्होंने 12:40 पे इसलिए किया कि 10:15 PM ऑफिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हो गया था 15 रुपए वाला। 15 रुपए वाला, तो उस पे कंफ्यूजन हुई और पेट्रोल पंप्स पे भी मसाइल बने लोगों के। ज़ाहिर है, लोग तो 15 रुपए सुन के पहुंच गए ना, लोग रुके हुए होते हैं, चाहे वो 1 रुपया ही कम होना हो, तो हर बंदा अपने बजट को लेके चलता है। ठीक है राणा साहब, एक और आम डेवलपमेंट, अदालती कार्रवाइयों का जब हम जिक्र करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, तौहीन अदालत केस से मुतल्लिक मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा पेश हुए, तो इस सारे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये मामला है हर इदारे का अपनी डोमेन से निकलकर खेलना। कल सुप्रीम कोर्ट में जब बात हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने 2 फिक्रे कहे और वही सारा क्रक्स है कि जी बिल्कुल ठीक बात है कि जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस नहीं आना चाहिए, सही, लेकिन पार्लियामेंट में की गई तकरीरों को भी अदालतों में लाना नहीं चाहिए। जाहिर है उस पर सजाएं हो चुकी, मियां नवाज शरीफ से लेकर और उस तक जिसका जब दिल करता था, सजाद अली शाह मरहूम ने ये काम शुरू किया था कि पार्लियामेंट में तकरीर पे सुबह मोटो करके और सबको बुला लिया। प्राइम मिनिस्टर ने फिर रिग्रेट लिख के जान छुड़ाई थी अपनी। अब मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त एग्जेक्टिव यानी हमारी इंतजामिया, हमारी पार्लियामेंट, मुकन्नना और अदलिया, और एग्जेक्टिव में आप समझे पाक फौज शामिल है, वो कोई बाहर नहीं है एग्जेक्टिव से, ये सारे एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ गए। और ना जजेस का गुस्सा कम होने में आ रहा है। जैसे अतर मिनल्ला साहब खुद कहा करते थे कि मुझे तो तौहीन अदालत का मसला नहीं है, लेकिन जब हो जाए तो फिर देखना पड़ता है और मैं नहीं करता, मैं बड़ा उस पर लीनियंट व्यू लेता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने फैसल वावडा को प्रॉक्सी का कह के, नाम तो उन्होंने भी नहीं लिया और फैसल वावडा ने लिया, ये बहस हो रही है, लेकिन उन्होंने इजहार तो किया। और फिर आज कल एक जज साहब ने भी कहा वहां पे, जस्टिस साहब ने, कि इरफान सादत साहब ने, कि देखे वो बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला को निशाना बनाया गया। अब थोड़ा सा होना ये चाहिए कि रिस्ट्रेंट शो होना चाहिए। बुला लिया आपने, एक ने गैर मशरूत माफी मांग ली है, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तौहीन नहीं समझता, लेकिन अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं। मतलब ये हमने ये मामला देखा, ये फैसल वावडा से शुरू हुआ था। जो एक मिनट जो साकिब निसार की गुफ्तगू थी ना, तो अदालत में वो गुफ्तगू मौजूद थी। मेरे ख्याल में इसको अगली पेशी पे सेटल होना चाहिए, ये लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदलिया फैसलों के जरिए बोलती है। अगर किसी ने कोई तबसरा किया, और ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ती हैं, तो हौसला करना चाहिए कि अतर मिनल्ला साहब ने नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे कहा था कि ये नहीं चल सकती, जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, और अब वो इमरान खान साहब की। लेकिन मोज़ेज़ चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी तो कहा गया था ना कि फैसले पर आप बेशक बात करें या ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कोई बात होती है तो भी बात ठीक है, खसूसी तौर पे प्रेस क्लब में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो वो तो फिर किसी इंटेंशन के साथ ही किया जा सकता है। इसी बुनियाद पे मैंने कहा ना कि हर इदारे को अपनी अपनी डोमेन में जाना चाहिए। मैं इस मामले को ये नहीं कह रहा कि फैसल वावडा ने दुरुस्त बात की या मुस्तफा कमाल ने दुरुस्त बात की,
वो पार्लियामेंट में भी तज़हीक आमेज जुमलों के अलावा भी बात हो सकती है और मैसेज कन्वे हो सकता है, सही। होना चाहिए। और यही बात जजेस के जब रिमार्क्स पॉलिटिशियंस पे आते हैं या वो बैठ के फैसले अभी नहीं कर रहे होते लेकिन इस तरह के फिक्रे कह रहे होते हैं कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, फलाना कर लो, तो सबको अपना अपना। राणा साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर फारूक ने कहा है कि अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है, सिर्फ सनसनीखेज जो टिक्कर चलाए जाते हैं ना उससे मसला है। तो आप समझते हैं कि मीडिया भी इसमें कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रहा है सारे मामले पर? देखें, सनसनीखेजी सिर्फ इस जुमले से आपको वाज़ेह हो जाएगी कि वो ये भी कहते हैं कि अगर हम किसी पे गुस्से होते हैं और आप लिखते हैं कि जज बरस पड़े, ये ना लिखा करें, बरहम हो गए। अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट तो किया जाता है ना। अब आप और हम टेलीविजन पे आजकल सुप्रीम कोर्ट में लाइव देखते हैं, चीफ जस्टिस साहब किसी पे गुस्से हो जाते हैं, कोई जज साहब हो जाते हैं। अब इस मामले में मीडिया को भी, जिस तरह हम बाकी इदारों को कह रहे हैं कि वो आइन में 3 इदारे हैं तो चौथा सतून हमने अपने आप को खुद बनाया है, तो हमारे अंदर भी हदूद क़यूद होनी चाहिए। हम भी किसी की तनकीद को अपनी ज़ात पे ना ले लिया करें। बतौर इदारा मीडिया को भी चाहिए कि जो मुनासिब मैकेनिज्म पैमरा ने कहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और वैसे तमाम तंजीमों ने बनाए हैं उनको भी हम करें। राणा साहब, आपको नहीं लगता कि ये कॉन्फ्रेंस जो थी फैसल वावडा से शुरू हुई, मुस्तफ़ा कमाल तक गई, उसके बाद मीडिया इसकी लपेट में आ गया है, मीडिया का किरदार क्या वाकई गैर जिम्मेदाराना तौर पर था इस सारे मामले में? लेकिन जब पार्लियामेंट के अलावा वो कहते हैं आपने गुफ्तगू नहीं करनी, सही, और वो नशर तो मीडिया ने की ना, हमने और आपके इदारों ने की ना, जो चलाई गई कॉन्फ्रेंस सबको हुई। तो फिर ये लेट मैकेनिज्म की जो बात कही जाती है कि आप चेक करें, फिर बीप लग जानी चाहिए ना, फिर टू आ जानी चाहिए कि जी आवाज में ना जाए, और फिर बोलने वाले को भी पता चल जाएगा कि मेरी तो खराबी हो गई है कि बात जा ही नहीं रही। तो ये दोनों तरफ से होता है। हमें जहां अपनी आजादी चाहिए वहां दूसरी के आजादी के हक को भी देखना चाहिए। ये सब पे लाजिम है, हर पाकिस्तान के, दुनिया भर में ये होता है। तो हम क्यों मादर पिदर आजादी चाहते हैं कि जी हम जो मर्जी कह दें और हमें कोई कुछ भी ना कहे? लेकिन राणा साहब, थोड़ी सी टेक्निकलिटी इस मामले में ऐसे भी है ना कि एट द सेम टाइम वही प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर सेंसर हुए अगर सोशल मीडिया पर अवेलेबल होगी तो ऑडियंस सारी सोशल मीडिया पर डाइवर्ट होती है, फिर टीवी कोई नहीं देखेगा। अब यही तो वो बात है जो बैठ के करने वाली है कि जी टेलीविजन पे तो पहले ही कमजोरी आ रही है। यहाँ पे लोग, यंग नस्ल तो जा ही दूसरी तरफ रही है ना, कि उधर जा रहे हैं नौजवान सारे के सारे। तो ये बैठ के हमारे मीडिया की जो तंजीमें हैं उनके सोचने का काम है कि हम उसके अंदर और उधर, फिर जब सख्त लाज बनने जा रहे हैं फिर हमारी चीखें निकलती हैं कि जी ये तो बिल्कुल बोलने पे पाबंदी हो रही है। वो सोशल मीडिया की बिल्कुल रेलेवेंट अथॉरिटीज को बैठ के कानून साजी की जानी चाहिए। राणा साहब, वक्त में जाते जाते एक और अहम खबर से मुतल्लिक आपके रिमार्क्स जानना चाहेंगे, और वो ये कि राना सनाउल्लाह ने कल एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात की और कहा कि जी हुकूमत अबानी पीटीआई पर मजीद मुकदमात भी बनाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मुकदमात उनके खत्म हो रहे हैं, लागे से राय के बरी हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? देखें, अदालतों की तरफ से खान साहब के साथ लीनियंट व्यू आप और हम लाहौर हाई कोर्ट में भी देख चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, कि वो घंटों लेट होते थे, वो हाई कोर्ट के गेट पे खड़े होकर अपने लोगों के अंदर बैठे रहते थे, जजेस इंतजार करते थे। जजेस ने 2-2 दर्जन मुकदमात में भी इनको जमानतें दी और ये भी फैसला दिया कि आने वाले मुकदमात में भी जमानत। तो ये अंगेख भी हुए, इंतजामिया भी हुई कि भाई ये क्या हो रहा है कि किसी मुकदमे को मेरिट पे जाके तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। मुकदमात तो बिल्कुल तैयार है, उनके नैब के लिए हैं, और जब आपकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो और आप चाहते भी हो कि इस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल आए और इस्टेब्लिशमेंट नहीं आ रही, वो बाकायदा जवाब दे रही है, तो फिर अदलिया जहां उनके साथ यही तासुर बन रहा है ना कि बहुत ज्यादा फेवर दी जा रही है, तो फिर इस तरह की बातें राना साहब, आपको लगता है कि ऑफिशियल अकाउंट से अगर सख्त ट्वीट किए जाए इदारों के खिलाफ या बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो ये भी एक टैक्टिक है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? आपको क्या लग रहा है? ये दोनों चीजें हैं। उनका ख्याल ये है कि इस हरबे से हम दबा लेंगे। अदलिया उसी हरबे के नतीजे में, लोग कह रहे हैं ना कि दबाव में है, कि ट्रोलिंग होती है, सब एक तरफ चले जाते हैं, तो ये उनका ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को वो दबा लेंगे। तो ये एक लड़ाई है। बट राणा साहब, आप भी समझते हैं कि ये इससे पहले भी जो सियासतदान थे, दूसरी पार्टीज भी यही करती रही, इस पे फैसला होगा? नहीं, देखें, दूसरी पार्टियों ने 9 महीने किया, आप एकदम सबके साथ एकदम सबको नहीं मिला सकते। नवाज शरीफ हों, बेनजीर भुट्टो हों, कितनी दफा हुकूमतों से निकाला गया, क्या वो अपनी फौज पे चढ़ दौड़े, क्या वो अपने इदारों पे हमले करने चले गए, क्या उनके सेनेटर्स अभी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, ये भी तो अदलिया के हवाले से एक बयान था बहुत सख्त। देखें, गुफ्तगू और उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का जवाब आया और बात है,
एक है चढ़ाई कर देना और फिर ये बताना कि अगर मुझे पकड़ोगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसमें और उसमें मुवाजने में बड़ा फर्क है। बहुत शुक्रिया। जंग आमद हो जाए फिर हावी वही होगा जिसके हाथ में ताकत होगी। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका पॉइंट जो है वो आ चुका है। नाजरीन, और अब आलमी मंजरनामे पर नजर डालते हैं कि इंडिया में होने वाले इलेक्शन से मुतल्लिक बात करेंगे। भारत में लोकसभा के इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो गए हैं, जिसके मुताबिक बीजेपी की सरबराही में 24 रुकनी इत्तेहाद, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जा रहा है, उन्होंने 292 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और इसमें बीजेपी को 240 सीटों पर कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरबराही में बने ऑपोजिशन इत्तेहाद, जिसे इंडिया कहा गया, उसने 234 सीटें हासिल की हैं मजमूई तौर पर और कांग्रेस सिर्फ 99 नशिस्तों पर कामयाब ठहरी। हुकूमती इत्तेहाद को 534 के ऐवान में 272 नशिस्तों की सादा अक्सरियत हासिल है और मोदी ने भारतीय सदर से अब लोकसभा तहलील करने और हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। तो इस तमाम सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। बिल्कुल, तज्जियाकार अब्दुर्रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान खान, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू जी। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जो नताइज सामने आ रहे हैं इंडिया के 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को सादा अक्सरियत तो नहीं मिल सकी, तो आप समझते हैं कि इंडिया ने हिंदुत्व का जो उनका एक स्लोगन था कि इंडिया ही आगे बढ़ेगा और इसमें हिंदू ही रहेंगे, वो फेल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन, अच्छा, सबसे बड़ा इलेक्शन और सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्टिंग इलेक्शन। मोदी साहब की गैर मकबूलियत में कोई एक फैक्टर नहीं है, उनकी मकबूलियत में कमी की मल्टीपल वजूहात हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है। इस दफ़ा इंडिया ने एक कम बैक किया है, सही, एक सेकुलर इंडिया की तरफ। ये जो टर्न आउट है, ये इलेक्शन रिजल्ट्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो इंतहा पसंदी का माइंडसेट था उसको एक रिवर्स गियर लगा है। ऑल्दो कि अभी मोदी साहब की मकबूलियत एब्सोल्यूट खत्म नहीं हुई, मगर एक सोसाइटी के अंदर एक रियलाइजेशन का एक फैक्टर पैदा हो गया है कि हम इस आइडियोलॉजी के साथ इंडिया को आगे लेकर नहीं चल सकते। और इसमें एक बड़ा रोल एक सिविल सोसाइटी का है, ऑपोजिशन का है, जिसने लोगों में ये अवेयरनेस कैंपेन बिल्ड की कि इंडिया और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया की बका माइनॉरिटीज के साथ है, सेकुलरिज्म के साथ है। ये चीज इस इलेक्शन के अंदर काफी हद तक जस्टिफाई की गई, मगर इसके साथ साथ ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे मोदी साहब के ओवर कॉन्फिडेंस का भी नतीजा है, उनकी एरोगेंस का नतीजा है। ये इलेक्शन बुनियादी तौर पर रिजल्ट ये बता रहे हैं कि जो इंडिया में एलीट कैप्चर है, ये उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा रेफरेंडम है। अब्दुर्रहमान, बिल्कुल जैसे बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया, वो फेल हो गया, फिर एग्जिट पोल्स के नताइज भी कुछ और ही बता रहे थे जी। अगर आप राहुल गांधी की और कांग्रेस के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने तो बुनियादी तौर पे इंडियन इलेक्शन के अंदर फर्स्ट टाइम इस बात को एडमिट किया गया है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन था। जी। मोदी साहब बुनियादी तौर पर मीडिया का एक अलायंस था उनके साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड थे। मोदी साहब को लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया? मोदी साहब जब 2014 में आए तो मोदी चाय वाला था, जी। और आज वो कह रहे हैं कि ये मोदी अंबानी वाला है, ये मोदी अडानी वाला है। तो बुनियादी तौर पर जैसे ही मोदी साहब की मकबूलियत में कमी का ऐलान हुआ रिजल्ट्स की फॉर्म में, तो आपने देखा कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, वो क्रैश कर गई। तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं कुव्वतों को हुआ जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे इस पूरे सेटअप में। फिर इसके अंदर एक नेक्सस था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये था कि पूरा मीडिया, जी वहां पर भी पाकिस्तान वाले मामला चल रहे थे, कमोबेश जो 8 फरवरी पाकिस्तान के अंदर हुआ, बहुत सारे मामला के अंदर 8 फरवरी की सिमिलैरिटीज इंडियन इलेक्शन के साथ भी हमें मिलती हैं, क्योंकि राहुल गांधी साहब ने ये बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और वहां का आधी जुडिशरी वो मोदी साहब के साथ थी। फिर हमने गिरफ्तारियां देखी, आम आदमी पार्टी के सरबराह को, दिल्ली के वजीर आला को गिरफ्तार किया गया, बाकायदा तौर पे ऑपोजिशन के ऊपर मुकदमात कायम किए गए, उनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए बाकायदा तौर पे। तो हर लिहाज से
उनको कोलैप्स करने की कोशिश की। और मगर अब्दुर्रहमान, ये अयोध्या में इलेक्शन हारे हैं वो, और राम मंदिर उन्होंने वहां बनाया, और फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का एक जो उनका प्लान था, 2/3 मेजोरिटी चाहते थे, कुछ आम कानून साजी करना चाहते थे, तो अब ये सारा मिशन फेल हो गया। देखिए, एक बड़ा चैलेंज उनको आया है। एक तगड़ी ऑपोजिशन इस मर्तबा मोदी का इंतजार करेगी लोकसभा, और वहां पर इतना आसान नहीं होगा मोदी साहब को कि वो इंतहा पसंदाना कवानीन पास करवा सकें। अगर हम पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मोदी साहब का देखें तो उन्होंने अब्यूज ऑफ मेजॉरिटी की है। जी। तो 303 नशिस्तें ली थी उन्होंने 2019 के इंतखाबात में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? आर्टिकल 370 का खात्मा, कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी वो खत्म की। फिर उसके बाद उन्होंने मुतनाज़ा शहरियत का कानून वो पास करवाया। फिर उसके बाद किसानों के साथ जो सलूक इंडिया के अंदर किया गया, दिल्ली चलो जिस तरह से धरने दिए गए, बकायदा मुसलमानों के साथ मस्जिद मिस्मार की गई, हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई गई, जिस तरह हिरासा करने की मुस्कान, मुझे याद है आज भी वो क्लिप्स बड़े वायरल हैं कि किस तरह एक लड़की को रोका गया और उसने फिर नारा तकबीर बुलंद किया मॉब के सामने। लेकिन एक चीज हमें और समझनी है, इंडिया को एक खास जुनूनियत का शिकार बनाया गया, और बनाने के बाद एक इंप्रेशन क्रिएट ये किया गया कि तमाम हिंदू वो एक्सट्रीमिस्ट है। ये इलेक्शन का रिजल्ट ये बता रहा है कि तमाम हिंदू इंतहा पसंद नहीं है। अब ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें अपोजिशन क्या किरदार अदा कर सकती है? अपोजिशन अपना वज़ीर आज़म ला सकती है, या फिर हुकूमत यही बनाएंगे मिल बैठकर? सियासत जो है उसको कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, कि कुछ भी मुमकिन है। जो मोदी साहब के साथ अलायंस के अंदर लोग मौजूद हैं, उनकी आइडेंटिटी हमेशा मशकूक रही है, वो हमेशा तब्दीली करते रहते हैं। अभी बज़ाहिर मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद भी ये नहीं चाहती कि वो गवर्नमेंट की तरफ जाए। उनको ये पता लग गया है कि उन्होंने कम बैक कर लिया है, लेकिन वो शायद गवर्नमेंट की पोजीशन में नहीं है। मगर इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी है कि आपको ये भी देखना है कि ऑपोजिशन को इतनी मेजॉरिटी या इतना वेलकम क्यों मिला इंडियन सोसाइटी के अंदर। जी जी प्लीज। भारत जोड़ो, ये राहुल गांधी साहब ने एक बड़ा मार्च किया, हजारों किलोमीटर वो पैदल गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की एक जंग का उन्होंने ऐलान किया। वो अपना एक 5 नुकाती मंशूर पब्लिक के अंदर लेकर गए और उसको उन्होंने प्रचार किया। वक्त बड़ा काम है, जाते जाते कमेंट कर दें। अब अगर बीजेपी नहीं आती, ऑपोजिशन में से कोई वज़ीर आज़म आता है, तो क्या समझते हैं कि हालात पाकिस्तान इंडिया के बेहतर होंगे या मजीद बदतर होंगे? मेरा ख्याल है कि मोदी साहब ही 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और एक मरतबा फिर वो नेहरू साहब के बाद वो वाहिद शख्स होंगे इंडिया में जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पाक भारत ताल्लुकात में एज सच कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन जाते जाते इस इलेक्शन के अंदर मोदी साहब ने पाकिस्तान को टारगेट जरूर किया, लेकिन टारगेट थोड़ा सा डिफरेंट था। वो कहते रहे कि कांग्रेस के लिए दुआ की जा रही है कि पाकिस्तान में कि वो इक्तदार के अंदर आए। राहुल गांधी को पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने, तो कांग्रेस को उन्होंने टैग किया पाकिस्तान के साथ। तो ये एक मैटर था। लेकिन जो पाक भारत ताल्लुकात हैं उसके अंदर बीजेपी की अगर बात की जाए तो वाजपेयी साहब लाहौर आए थे, लाहौर अकॉर्ड हुआ था, दोस्ती बस का आगाज हुआ था। फिर मुशर्रफ साहब की बात करें तो फिर आगरा समिट हुई थी, मुशर्रफ साहब भी इंडिया के पीपल टू पीपल कांटेक्ट की एक पॉलिसी चली थी। कश्मीर सॉल्यूशन पर बात हो रही थी, जी एक पूरा एक प्लान 6 नुकाती आ गया था। एलओसी के जितने मामला थे वो काफी हद तक उसमें रिजॉल्व हुआ। लेकिन फिर उसके बाद फिर मियां साहब का भी दौर हमने देखा कि फिर मोदी साहब जाती उम्रा भी आए, और फिर इमरान खान साहब। पाकिस्तान के अंदर कभी एंटी इंडिया पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हुई। ये इंडिया का ही तुर्रा इम्तियाज है कि वहां पे एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को एक्सट्रीमिस्ट बेचते हैं। तो करतारपुर कॉरिडोर बिल्कुल वो इमरान खान साहब ने खोला और सिख कम्युनिटी के साथ। हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया माजरत के साथ। और ये बात जो आपने की कि बेशक थिन मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो बनेंगे, सादा अक्सरियत उनके इत्तेहादियों की है और वो तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात पर उस तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेल के मैदान से। तो T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। वर्ल्ड कप का 11वां और अहम मैच आज खेला जाएगा। आज पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। ये मैच डलास में खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा।
मैच के तमाम इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। दोनों टीम्स ने भरपूर प्रैक्टिस की है। अमेरिकी टीम वर्ल्ड कप के पहले मैच में कनाडा को शिकस्त देकर अपनी कामयाबी का खाता खोल चुकी है। इसके अलावा आज 2 मैचेस और भी होंगे, जिसमें पापुआ न्यू गिनी का मुकाबला युगांडा से होगा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान से होगा। जी बिल्कुल, और इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती साहब मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज पाकिस्तान और अमेरिका में यहाँ मैच होने वाला है, तो सबसे पहले मैच की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से बताइएगा। जी, इंतजामात तो आपके सामने है कि बहुत ही फ्लॉप शो शुरू हुआ है इस वर्ल्ड कप का। बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, बहुत बॉलिंग ओरिएंटेड पिचेस हैं, तो बैट्समैन को खेलना मुश्किल हो रहा है, जो T20 के हवाले से साजगार नहीं है। और एक बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद का सामना है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को, जो कि मैचेस हो रहे हैं। दूसरा यह है कि पाकिस्तान के लिए, जिस तरह आप लोगों को पता है कि इमाद वसीम अवेलेबल नहीं है, और अमेरिका बड़ी ट्रिकी साइड है, क्योंकि उन्होंने काफी ममालिक के अच्छे प्लेयर्स जो है वो इकट्ठे करके अपनी एक साइड बना ली है, और ये एक सरप्राइज पैकेज होंगे इस वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान किसी सूरत भी अमेरिका को हल्का नहीं ले सकता, वरना वो मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, हमें ये बताइएगा अहमद कि डलास का मौसम आज कैसा रहने वाला है? बारिश तो नहीं है वहां पर? जी, हल्की फुल्की बारिश की प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है, बहुत हैवी नहीं है, लेकिन आज जो फोरकास्ट में बता रहे हैं, लेकिन अगेन ये एक फोरकास्ट है, उस टाइम पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो अब बहुत सीरियस थ्रेट नहीं नजर आ रहे अब तक तो। ठीक है अमर, ये बताइएगा कि विकेट पर काफी तनकीद की जा रही है, ड्रॉप ऑन विकेट है, और डैलस की विकेट आज के मैच में कितनी मुख्तलिफ एक्ट कर सकती है? देखिए, ड्रॉपिंग पिचेस का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब है। ये तो एक मल्टी कल्चरल जो एक स्पोर्ट्स हब होता है ना, वहां पे होती है कि एक ही ग्राउंड हो, आपने फुटबॉल भी खेलना हो, वहीं पे क्रिकेट भी खेलना हो, तो वहां पे क्रिकेट की पिच नहीं बनाते, इस तरह की ड्रॉप इन पिच बनाते हैं आप। तो ये कॉन्सेप्ट तो मतलब आई डोंट नो आईसीसी क्या कर रहा है। ड्रॉप इन पिच जो है वो उसका बिहेवियर हमेशा इसी तरह से होता है, और वो फिर अभी तक जो हमने देखा है कि उसमें फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही है, बाउंस भी है, मूवमेंट है काफी ज्यादा। तो अभी तक तो एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद मूवमेंट हो तो पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा कितना रन बन सकता है एस्टिमेटेड? आपको क्या लगता है इस पिच पे कितना रन बन सकता है? देखिए, एग्जैक्टली पिच तो देखे बगैर बात करना थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा, कि जब तक आपने अपनी आंखों के सामने पिच ना देखी हो। लेकिन मैं जो जिस तरह की रन्स हो रहे हैं, जैसे पिचेस दी जा रही हैं, उससे एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अगर 140-150 कर लेता है तो इट विल बी अ सेफ टारगेट फॉर पाकिस्तान, अगर कंडीशंस वैसी हुई जिस तरह देखने को मिल रही हैं। अच्छा अहमद, ये भी खबर आई है कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम आज के मैच का हिस्सा नहीं होंगे, तो उनकी जगह कौन खेलेगा? जी, पीसीबी ने ये प्रेस रिलीज जारी कर दी थी, बता दिया था इमाद वसीम नहीं खेलेंगे, वो इंजरी का शिकार है। तो उनकी जगह अगर बिल्कुल फास्ट बॉलर की सपोर्टिव पिच हुई तो फिर तो शायद कोई स्पिनर प्रॉपर ना खेले। अच्छा। और अगर थोड़ा फुल हेल्प हुई तो अबरार आएंगे इमाद की जगह प्रोबेबली। और अहमद, क्या लग रहा है कि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम को क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताया, ये टीम मुश्किल है, अच्छी आसान टीम नहीं है, फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, तो अमेरिका से बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा अहमद, ये कहा जाता है ना हमारे जो बॉयज है वो कुछ चीज़ों में ज़रा नॉर्मली ले लेते हैं कुछ प्लेयर्स को, हालांकि वो बहुत अच्छा खेल जाते हैं, कुछ टीम्स को वो ऐसे ले लेते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बाद में फिर उनसे हार भी जाते हैं। तो अमेरिका का चूंकि ये पहला वर्ल्ड कप है अमेरिका टीम का, तो समझ रहे हैं कि इसमें कोई नई स्ट्रेटजी लेकर आएंगे हमारे प्लेयर्स, या फिर वैसे ही चलेंगे जैसे पहले करते हैं? देखिए, लानी चाहिए, क्योंकि अभी आपके सब बड़े अच्छे कोच हैं, गैरी कर्स्टन जो कि एक वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह आवाम कहती है ना कि भारत से नहीं हारना, इस तरह पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक रोमानवी ताल्लुक रहा है, एक तारीखी, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका से हम हारें, क्योंकि आपको पता है कि जीत जाएंगे तो कहेंगे कौन सी बड़ी बात है आप अमेरिका से जीते हैं। अल्लाह ना करे अगर हार गए तो कहेंगे देखो जी अमेरिका से इंशाल्लाह जीतेंगे जी, इंशाल्लाह जीतेंगे, बल्कि वर्ल्ड कप जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। बात करेंगे सेहत के हवाले से, तो आजकल की ज़िंदगी कुछ इस तरह से हो गई है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से ये होता है कि अक्सर हमें महसूस होता है कि जैसे हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से हमारी टांगों में बेचैनी होती है, बेसुकूनी महसूस होती है, जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का नाम भी दिया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको अपनी लेग्स में चुभन हो रही है, कभी आपको सनसनाहट महसूस होती है, अजीब सी कैफियत होती है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, आपको बिस्तर पर लेटने की समझ नहीं आती कि मैं इस तरह लेटूं, इस करवट या उस करवट, या उठ के बैठ जाते हैं, फिर आप वॉक करते हैं और उसके बाद शायद आप थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। ज्यादातर होता भी रात के टाइम पे। एग्जैक्टली। तो ये होता क्यों है जी, जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, हमारे गेस्ट मौजूद हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर खालिद जमील साहब।
डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इट्स अ प्लेजर, कैसे हैं आप? ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू, आई एम गुड। डॉक्टर साहब, क्यों होता है सर ये सिंड्रोम, ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम? देखिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है, इसकी इटियोलॉजी या कॉज पता नहीं, लेकिन कहते ये हैं कि कुछ फेमिलियल होता है फैमिलीज़ के अंदर, और एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि ब्रेन के अंदर हमारे बेसिल गैंग्लियाज में डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी कमी हो। फिर दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट वजह है एनीमिक, जिन लोगों के अंदर ब्लड की कमी होती है और आयरन की खास तौर पे। सही। फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक सिंड्रोम बनाती हैं। सिंड्रोम में और डिजीज़ में यही फ़र्क होता है कि ये मल्टीफेसेटेड होता है। सही। और इसकी जो टिपिकल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, ये लोग पूरे दिन में ठीक रहते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, जब ये शाम को या रात को या शाम को बैठते हैं या रात को सोते हैं, तो इनका दिल चाहता है कि कभी टांग को हम इधर करें, कभी टांग को भी इधर करें। जी जी। उन टांगों में बेचैनी आना शुरू हो जाती है। सही। एंड देन ये बेचैनी जब हो रही होती है तो ऑब्वियसली यू कांट स्लीप। जब आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो नेक्स्ट डे ये बेचैनी और बढ़ जाएगी। फिर इनमें से बहुत से लोग जो हैं क्या करते हैं, दे गेट अप और चंद कदम चलते हैं। हाँ जी। जब चंद कदम चलते हैं तो वो उनकी अर्ज पूरी हो जाती है। वो अर्ज पूरी होती है तो वो फिर आके सो जाती हैं। तो ये तो है जो टिपिकल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, लेकिन इससे मिलती जुलती भी 3-4 कंडीशंस हैं। सही। तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब उनका इलाज भी मौजूद है और उसकी इटियोलॉजी वजह भी मालूम है। तो सबको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नहीं कहना चाहिए। वो कौन सी है? नंबर 1, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ओके। जिन लोगों को शुगर रहती है और बहुत अरसे तक रहती है, उनकी जो टांगें हैं वो रात को बेचैन हो सकती हैं, सुन्न हो सकती हैं, उनके अंदर कीड़ियाँ जैसे झुंझुनाहट हो सकती है, और बाज़ औक़ात महसूस करने की सलाहियत उसके अंदर कम होती है। तो एक ये कंडीशन है। फिर इसी तरह हमारे वो लोग जो पूरा दिन बहुत थकावट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो जब रात को सोते हैं तो कुड़ल जिसे पंजाबी में या स्पैज़म, वो इन लोगों को हो सकते हैं। फिर एक और कंडीशन होती है, MND उसे कहते हैं, या सादे लफ्ज़ में आप कह लो कि वो भी एक स्पाइनल कॉर्ड की कंडीशन होती है। सही। तो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब वो वेन्स का पुल हो जाना, बड़ी पेन होती है एकदम से। कुछ लोगों के लेग्स में वो भी होता है और कहते हैं आए पकड़े, दबाएं, खींचे, तो फौरन से ठीक हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। वेरिकोज वेन औरतों में खास तौर पर ज़्यादा कॉमन होती हैं, जो उनकी नालियाँ जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, वो एक वजह बन सकती है रात को पेट की। इवन जो आर्थराइटिस है, जो जोड़ों के दर्द की बीमारी है, वो भी रात को इसी तरह प्रेजेंट कर सकती है। और डॉक्टर साहब, एजिंग भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो बुजुर्ग हैं या बुजुर्ग खवातीन स्पेशली, क्योंकि पूरा दिन घर में किचन अंदर बाहर उनकी वॉक रहती है, हाँ, उनको भी रात को होती है। देखिए, जो तो है ना, स्पेसिफिकली आपका जो क्वेश्चन था रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जी, ये तो किसी उम्र में भी हो सकता है, पर लेट एज में ज़्यादा होता है। और इसकी और बाकी कंडीशन का मेन फ़र्क ये होता है कि बाकियों में आपको बीमारी मिलेगी, ठीक है, इसमें बीमारी नहीं मिलती। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे अगर ये सिंड्रोम है किसी को, किसी भी एज में है, तो वो इसका इलाज क्या करें? वो कुछ टेस्ट करवाएं क्या? हाँ, देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप रूल आउट कर लेंगे आपको शुगर नहीं है, आप रूल आउट कर लेंगे आपको आयरन ठीक है, सही, आप रूल आउट कर लेंगे कोई और आपको बीमारी नहीं है, सही। अच्छा, इसके लिए फिर अगर ये रूल आउट हो जाता है तो फिर इसके अंदर 2-3 पोजीशंस होती हैं। एक तो पोजीशन ये होती है कि जब आप ऐसे लोग रात को सोएं तो अपनी थाइज यानी अपने नी जॉइंट और जो थाई है उसके दरमियान में तकिया रखे। ओह, ठीक है, दैट्स वन थिंग। कंफर्टेबल फील करे। बाज़ औक़ात इनको हम कहते हैं कि टांगे थोड़ी उठा के रखें, यानी पैरों की तरफ तकिया रख ले, ये भी एक वजह हो सकती है। और सीधा लेटे, सही, वो भी एक वजह हो सकती है, तो बेहतर हो सकता है। फिर आपने जो कहा, मसाज से फ़र्क पड़ सकता है। और फिर इसी तरह इसके अंदर टैबलेट्स होती हैं, दवाई होती है। इसके अंदर हम जो डोपामीन एगोनिस्ट दवाइयाँ होती हैं। डोपामीन ये वो हैप्पीनेस वाला नहीं? हाँ हाँ, वो असल में इसके इतने काम हैं, इतने काम है डोपामीन के कि वो लोग उसको इतना आम हैप्पीनेस से ही सिर्फ जोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो मेडिसिन दे सकते हैं। फिर उसके बाद जिन लोगों की नींद ठीक नहीं होती, उनकी नींद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए।
और जो स्पेसिफिक बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट करें तो दैट कैन मेक। डॉक्टर जी जी प्लीज। कभी कभी ये भी होता है कि आपको हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन जब आप बहुत काम करते हैं या बहुत हेक्टिक दिन गुजारते हैं तो उसके बाद आपको रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपनी लेग्स जो हैं रेस्टलेस महसूस होती हैं कि ये ठीक नहीं है, पेन हो रही है, और इसी तरह शदीद कोई अजीब सी थकावट महसूस होती है। देखिए टेक्निकली तो अगर पूरा दिन आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। मैं ये कहता, लेकिन अगर आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन ऐसा काम करते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तो उस सूरत के अंदर थकावट के बाद जब सोएंगे तो बेचैनी आपकी यानी टांगों में, स्ट्रेस की वजह से। यस स्ट्रेस की वजह से। इफ़ यू डोंट हैव अ गुड डे और देखिए रात को सोते हुए बोझ सर पे रख के सोया करें। हाँ। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके सोएं। और दिमाग डॉक्टर साहब ये प्रैक्टिस कैसे किया जाए? ये सबसे मुश्किल काम है, अपनी थॉट्स को काउंटर करना, दिमाग खाली करना। बहुत आसान तरीका है, और वो तरीका ये होता है कि जब आप देखें 3 काम करें सोने से पहले। एक तो कमरे में गुप्त अंधेरा करें, सही, ताकि आपका अपना मेलाटोनिन निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, दैट लीव यू स्लीप। नंबर 2, अपने सारे गैजेट्स ऑफ कर दें। सही, अच्छी खासी जबरदस्त नींद आई हुई होती है, 1 घंटी बजती है, उड़ जाती नहीं, सब उड़ जाता है। 2 काम हो गए। तीसरा ये होता है कि आप सोते वक्त हर आदमी को कोई ना कोई तो ख्याल आते हैं ना, जी जी, तो आप अपने दिमाग के अंदर एक जो अम्यूजमेंट आपको दे सके ना, वो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि मुझे जब नींद नहीं आती ना तो मैं भेड़ों का जो रेवड़ होता है ना उसमें नहीं, उनको भेड़ों को गिनना शुरू कर देता हूँ। 1 2 3, वो तो 100 200 300 तो वो गिनते सो जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम पानी को महसूस करते हैं, पानी की आवाज जो है वो मतलब मैं जो हूँ ना ज़ाती तौर पे, शायद मैंने पहले बताया कहीं किसी इंटरव्यू में बताया था, यू नो हाउ आई स्लीप, मुझे बारिश पसंद है, और बारिश के कतरे जब टिन पे पड़े, छत ऐसा आवाज आती है मखसूस, तो मैंने एक वो और एक मुझे ट्रेन की आवाज़ जो होती है, तो मैंने इन दोनों को रिकॉर्ड किया हुआ है। एंड एवरी डे फॉर द लास्ट आई थिंक गुड 10-15 ईयर्स, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोने से पहले वो सुनता हूँ, एंड दैट रियली इंड्यूसेस स्लीप इनटू मी। तो आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अच्छी नींद के बाद ये बोझ लेके मतलब कोई भी चीज जो आपको लगता है कि इससे आपको नींद आती है, उसको आप अपनी हैबिट बना लें। हाँ, वो आपको रिलैक्स करेगी ना। ये जितनी भी साउंड्स होती हैं ना, दे ऑल क्रिएट वाइब्रेशंस इन योर ब्रेन। और आपकी पसंद, आप देखें ना, गाना सुन के आप क्यों मशहूर हो जाते हैं? सही बात है। कुछ लोग सैड गाना सुन के, कुछ दूसरे वाला गाना, बिकॉज यू सी वो वाइब्रेशंस आपके ब्रेन में क्रिएट। और कई बार कोई ऐसा गाना जो किसी हैप्पी मोमेंट से रिलेटेड हो, वो फिर आपकी मेमोरी को स्टिमुलेट करता है, विजुअलाइज करता है। थ्रोबैक मेमोरी को 3 चीजें बहुत ज्यादा करती हैं। एक स्मेल, जी, मतलब आप, यानी एक मेरा एक पेशेंट आया तो मुझे बता रहा, कहने लगा कि जी मैं अमेरिका से आया हूँ, तो मैं गुजर रहा था एक गली से, तो ये मकई के दाने भुनने की ना खुशबू आई, तो कहता है मैं एकदम अपने गाँव चला गया जहन के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता है, नॉस्टैल्जिया होता है। तो कहता है नेक्स्ट डे I went to my village and I saw that place and I really enjoyed. तो ये नॉस्टैल्जिया जो होता है, ये आवाजें हैं, कुछ जगह हैं देख के आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कभी पहले आया हूँ। नॉस्टैल्जिया, हाँ, वो एक और चीज है, वो ख्वाब वाला है, वो डीजो वो फिनोमेना। जी जी, डेजा वू, एग्जैक्टली वो फिनोमेना होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने विटामिन डेफिशिएंसी के भी जिक्र किया, जैसे B12 का आपने जिक्र किया, तो अगर कुछ लोगों को ये सिंड्रोम है, वो ऐसा फील कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को वो चेक करवा चुके हैं कि और कोई मसला नहीं है, तो फिर विटामिन डेफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाए, उसके बाद कोई मल्टीविटामिन्स लिए जाएं? देखिए, विटामिन तो टेस्ट किए बगैर भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर विटामिन डेफिशिएंसी हो तो फिर स्पेसिफिक विटामिन लेते हैं। विटामिन्स आर अबंडेंट इन वेजिटेबल्स, इन फ्रूट्स, ग्रीन लीव्स, और आई थिंक आप सैलड्स वगैरह हो गए, सही, ये सारी दे फुल ऑफ विटामिन। इसी तरह सेब आप खाते हैं ना, तो छिलका उतार के ना खाएं, फाइबर के साथ। हाँ, ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब केले का ख्याल रखिएगा कि केला की छिलका वो छिलका समेत बाकी चीजें जो हैं, मैंगो और केले का ख्याल रखना आप। नहीं, वो इस तरह तो वो तरबूज भी आ जाता है, उसका भी छिलका। लेकिन तरबूज तो वैसे भी नहीं खाया जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, तो पील ऑफ कर देते हो, जी हाँ, तो यू गॉट रिच। इवन वो आड़ू भी पील ऑफ कर खाते हैं।
हाँ, उसको भी पील ऑफ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर आपकी डाइट ठीक है, लाइक उसमें आपके फ्रूट्स भी हैं, आप वेजिटेबल्स भी यूज़ कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आप फटीग फील करते हैं, आप स्ट्रेस फील करते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर जॉब या किसी और लाइफ के किसी भी मोमेंट की वजह से, तो उसके लिए भी आपको वाइटामिन चाहिए होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक एज के बाद आपकी बॉडी जो है वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो वाइटामिन जिनकी ज़रूरत होती है वो प्रोड्यूस करना बंद करती है, तो फिर उसके लिए जो है वो मल्टीविटामिन्स लिए जाता है। जो वाइटामिन होते हैं ना, ये आपको लेने पड़ते हैं, ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। सही, इट शुड बी वेरी क्लियर। सही, ये बॉडी हमारी वाइटामिन प्रोड्यूस नहीं करती, वो हमें लेने पड़ते हैं, चाहे आप टैबलेट की फॉर्म में लें, फ्रूट्स में लें, फूड में लें, कुछ भी लें। और दूसरी बात ये है कि एक मैं आपको एक स्टेटमेंट से कहते हैं ना, एक बिल्कुल ही हमारे यहाँ अब जैसे फटीग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फटीग इज द अदर नेम ऑफ फेलियर। अगर आप पूरा दिन काम करते रहें, टिका के काम करते रहें, आपको 3 गुना ज़्यादा मुआवजा मिले, आप नहीं थकेंगे। आप पूरा दिन काम करते रहें और आपको एक्नॉलेजमेंट ना मिले, सही, आप थक जाएंगे। यानी इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, या सारी माइंड गेम है। ऑफ कोर्स, आप ये देखो ना कि एक जो 400 मीटर दौड़ने वाला एथलीट होता है, तो 5-6 भाग रहे होते हैं, जो फर्स्ट आता है वो इतना एक्साइटेड होता है कि 100 मीटर वैसे ही लोगों को वेव करता करता गुजार लेता है। Exactly. अच्छा, और जो लास्ट में आ रहा होता है ना, उसने बखियों पे हाथ रखा होता है और हांपरा होता है, हाँ, वो गिर जाता है। वो बड़ी खूबसूरत मिसाल दी आपने। एग्जैक्टली, ये है, दिस इज, तो इसलिए मैं कहता हूँ फटीग इज द नेम ऑफ फेलियर। सिर्फ ये कि आपने अपने माइंड को फ्रेश रखना है, अपने माइंड को सेट रखें, तो फिर आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर खालिद जमील साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अपने दिमाग को खुश रखें तो आप भी खुश रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे और अच्छी नींद जरूर लें। बात करेंगे इंतहाई अहम सेगमेंट से मुताल्लिक कुरान एंड साइंस। तो गुज़िश्ता सेगमेंट में हमने ये जानने की कोशिश की कि कुरान मजीद में वाटर साइकिल और बारिश से मुताल्लिक किस तरह और कहाँ कहाँ जिक्र किया गया है कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे बरसती है। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे नबातात की। तो हमें कुरान मजीद और अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात में, यानी कि उनकी ज़िंदगी में अक्सर दरख्तों का तस्करा भी मिलता है। तो कुरान की तालीमात में दरख्तों की अहमियत पर जोर क्यों दिया गया है, ज़मीन से उगने वाले पौधे, फल और जड़ी बूटियाँ हर जानदार के लिए क्यों ज़रूरी हैं, इसी पर बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब। वेलकम करते हैं आरिफ साहब, कैसे हैं आप और आज हम क्या बात करेंगे ये बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर बुलाने का। और चूँकि हमने पिछली दफ़ा जो प्रोग्राम किया था साइंस और कुरान के हवाले से, वो हमने पानी पे किया था, तो आज मैंने डेलिब्रेटली जो टॉपिक लिया है वो बॉटनी लिया है, यानी निबातात, दरख्तों के बारे में। एक्चुअल ज़िंदगी का जो है वो ये बड़ा आपस में चोली दामन का साथ है, पानी के साथ और दरख्त के साथ। और यही बात जो है ये कुरान ने बड़े वाशगाफ अंदाज में कही हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले जो ज़िंदगी के बारे में जो नज़रिया था दुनिया में मरवजा, वो ये था कि जो हयात है यानी लाइफ है वो 4 अनासर से मिलकर बनी है। नंबर 1 पानी, नंबर 2 हवा, नंबर 3 मिट्टी और नंबर 4 आग। और ये जो नज़रिया था ये सदियों तक कायम रहा। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कुरान ने वाज़े तौर पर बड़े ही कैटेगोरिकल अंदाज में कहा कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, कि हमने तमाम हयात को पानी से पैदा किया है। लेकिन एक्चुअल हमारे साथ बदकिस्मती यही हुई कि हमारे पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उसमें पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट में उसमें कभी भी इस हवाले से बात ही नहीं की गई। और दुनिया जो है वो साइंस में टामक टोइयाँ मारती रही। कभी उन्होंने कहा जी कि लाइफ जो है ये 4 अनासर पे है, कभी कहा लाइफ 2 अनासर पे है, लेकिन किसी को असल चीज़ का पता नहीं चल रहा था। फिर जब इन्होंने सेल दरियाफ्त किया कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ सेल, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, और फिर आगे सेल की जब इन्होंने डाइसेक्शन की तो इनको पता चला कि हर सेल जो है उसमें एक साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म जो है वो 60 to 70% वाटर पे मुश्तमिल होता है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट का हो। तो उस वक़्त फिर सर जेम्स जो थे
उन्होंने 1977 या 76 में फिर ये नज़रिया पेश किया और ये कहा कि नो इट इज़ कन्फर्म्ड दैट एवरी लाइफ इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ वाटर। अब ये देखें, ये बिल्कुल कुरान का एग्जैक्ट तर्जमा था और इस पे उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। लेकिन हमारे कुरान ने हमें बहुत पहले 1400 साल पहले बता दिया था कि दुनिया की हर जानदार चीज़ जो है वो पानी से पैदा हुई है। अब ज़िंदगी जो है वो उसके दो मराहल होते हैं, एक ज़िंदगी की तख्लीक और एक ज़िंदगी की सर्वाइवल, सस्टेनेबिलिटी जो ज़िंदगी की है। अब हयात जो है वो पैदा तो पानी से हुई, लेकिन हयात जो सस्टेन कर रही थी वो पौधों से कर रही थी। इंसान चाहे हैवान जो कुछ भी खाते हैं उनका बेसिक जो है वो पौधों से आता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, चलें आप सब्जियां फल वगैरह तो खाते हैं और वो दरख्तों से आते हैं, लेकिन आप जो जानवर खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, उनकी खुराक भी पौधे हैं जी। तो वो इनडायरेक्टली पौधों से ही वो सारी चीज़ें जो हैं वो बन के आपकी तरफ पहुंच रही होती हैं। दालें पैदा होती हैं, पौधों से पैदा होती हैं। जानवर चाहे बीन्स खा रहा है, चाहे वो खा रहा है, और अगर कोई गोश्तखोर जानवर है वो जिन जानवर को खा रहा है वो हर्बीवोर्स को ही खा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो दरख्त है वो ज़िंदगी की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक लाजमी चीज़ है। ये अहमियत मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान ने क्यों इतनी तफसील के साथ दरख्तों को डिस्कस किया है। और फिर सबसे पहले चूँकि जब तख्लीक हो गई इंसान की तो उसकी सर्वाइवल जो थी उसके लिए दरख्तों की ज़रूरत थी। तो एक और नया एंगल मैं आपको कुरान के समझने का दे रहा हूँ कि आप सब ने सूरह 3 पढ़ी होगी कि वह तीन व ज़ैतून, अल्लाह ने तीन की कसम खाई यानी इंजीर की कसम खाई और जैतून की कसम खाई। फिर अल्लाह ने तूरे सीना की कसम खाई और फिर अल्लाह ने बलदुल अमीन यानी मक्का की कसम खाई। अब ये चार किस्में अल्लाह ने कस्में जो हैं ये अल्लाह ने क्यों खाई? वो अल्लाह ने सिर्फ इसलिए खाई कि आगे जो बात अल्लाह ने की है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, क्योंकि अल्लाह इंसान की तख्लीक की बात कर रहा था। और तख्लीक के बाद जो सबसे पहली चीज़ें थी ना जी, वो सबसे पहले अंजीर और जैतून, ये दो वो दरख्त थे जो सबसे पहले इंसान की ज़मीन पर आने के बाद खुराक बने। क्योंकि इंसान के जिस्म की दो रिक्वायरमेंट थी, एक इंसान के जिस्म की रिक्वायरमेंट थी फ़ैट ऑयल यानी, और दूसरा था कार्बोहाइड्रेट्स। तो अंजीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स था और जैतून जो है वो फ़ैट का सोर्स था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मैंने जब इंसान को तख्लीक किया तो ये दो पौधे, ये दो दरख्त ऐसे थे जिनके फल उसकी सर्वाइवल का बायस बने, इसलिए अल्लाह ने उनकी कसम खाई तख्लीक से की बात करने से पहले। इसी तरह तूरे सीना की कसम क्यों खाई कि अल्लाह ने सबसे पहले इंसान से जो कलाम किया और वो तूरे सीना से किया। इसी तरह अल्लाह ने जो सबसे पहला शहर आबाद किया वो मक्का आबाद किया। तो ये तख्लीक के हवाले से जो सबसे पहली चीज़ें आईं, अल्लाह ने ये चार कस्में इसलिए खाई, तीन की, जैतून की, तूरे सीना की और बलदुल अमीन की। और अंजीर और जैतून ये वाहद चीज़ थी जिसके ऊपर इंसान जब ज़मीन पे आया तो ये सबसे पहली खुराक बनी इंसान की। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आप देखें कि दरख्त जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है कुरानी तालीमात में। आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त के फल से मना किया गया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को जो धोखा दिया वो शजरतुल खुलद कह के दिया, दरख्त खुलद का दरख्त कह के धोखा दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब पहली दफ़ा किसी इंसान से कलाम किया इस दुनिया पे, आदम से जो कलाम किया अल्लाह ने वो किसी और दुनिया में किया। इस ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट अल्लाह ने जब कलाम किया तो आप वो सूरह ताहा में पढ़ेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम से जब कलाम किया तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त भी यही कहा कि मैं मुक़द्दस वादी के दाएं तरफ वाले किनारे से एक दरख्त में से आवाज़ दी कि ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ और इस कायनात का रब हूँ। अब ये देखें कि ये भी फिर दरख्त से ही हुआ, यानी सबसे पहला इंसान उसको फॉरबिडन भी दरख्त किया गया, धोखा भी इंसान ने खाया दरख्त के नाम पर। अल्लाह ने सबसे पहले इंसान से बराह रास्त इस ज़मीन पर कलाम किया तो दरख्त से किया। और फिर अल्लाह ताला ने जब अपने नबी को मिराज बताई तो वहाँ भी एक दरख्त का बताया कि सिदरतुल मुंतहा, कि इस तख्लीकात में आखिरी इंतहा जो है वहाँ भी एक दरख्त है, और वो एक ऐसा अजीबो गरीब किस्म का दरख्त है कि जिसकी जड़ों से नील और फराद फूटते हैं।
तो वहाँ भी फिर एक दरख्त की बात आई। तो ये दरख्त इतनी अहमियत रखते हैं अल्लाह ताला के निज़ाम में। तो अब हम बात करते हैं कि अल्लाह ने इनके बारे में हमें कोई क्या गाइडेंस दी है। तो आप सूरह इनाम की आयत नंबर 99 है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही कि मैंने पानी बरसाया और उस पानी के ज़रिए से हमने ज़मीन से बीज दरख्त उगाया और सबसे पहले उसमें से सब्ज़ रंग का तना निकाला। और इस आयत के एंड में कहा कि इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। अब ये देखें कि जब अल्लाह ताला ये कहते हैं ना कि किसी चीज़ के बारे में कि इसमें ईमान लाने वाले के लिए निशानियां हैं, इसमें अकल वाले के लिए निशानियां हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम अकल वाले हो, तो उन निशानियों को ढूंढो। अब साइंस क्या चीज़ है, मैं क्यों इस पर ज़ोर देता हूँ, बाज़ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन मैं इसलिए ज़ोर देता हूँ कि जब अल्लाह आपसे कह रहा है कि आप निशानियों पे गौर करें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक दरख्त अगर उगा हुआ है और अल्लाह कहता है कि इसमें मेरी निशानियां हैं गौर करने वालों के लिए, तो आप अल्लाह के हुक्म के ताबे में जब उन निशानियों के ऊपर गौर करते हैं तो फिर वो एक इल्म वार्ज़ वजूद में आता है। ये मुमकिन नहीं है कि आप गौर करें, अपना मुशाहिदा करें और फिर अपना कंक्लूजन ड्राइव करें, तो जो चीज़ भी उसकी नतीजे के तौर पर मार्ज़ वजूद में आएगी वो उसका इल्म होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दरख्त के उगने पे गौर करते हैं, आप देखते हैं कि सीड को पानी दिया, वो फूला, उसने जर्मिनेट किया, उसमें सबसे पहले स्टेम निकला सब्ज़ रंग का, और उसके बाद वो फिर जवान हुआ, पत्ते निकले, शाखें निकली, पौधे फूल बने, फूल ने पोलिनेशन की, पोलिनेशन ने जो है फल बनाया। तो ये सारा जब आप गौर करके पेन डाउन करेंगे तो ये बॉटनी का इल्म बन जाएगा। और यही खुदा का मकसूद है कि अल्लाह बार बार ये कह रहा है कि मैंने सूरह अनाम में कि मैंने उगाया दरख्त को, और सबसे यानी ये सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है ना, अल्लाह इनिशिएट कर रहा है, आपका इग्नाइट कर रहा है। इग्नेशन है, अल्लाह ताला इग्नाइट करते हैं। और इग्नाइट किया उन्होंने कि ये देखो तुम सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस के ऊपर गौर करो कि जब वो सीड तुमने फेंका और वो पानी उसको दिया गया तो उसमें से सब्ज़ रंग का सबसे पहले पत्ता निकला। तो दिस इज़ द जर्मिनेशन प्रोसेस। इंसान को इग्नेट किया कि अब आगे चलो, इसके खुद चलो आगे। नेचर आगे उंगली पकड़ पकड़ के आगे चलती है और फिर साइंस बनती है। इसलिए साइंस और कुरान कभी भी मुतहारब नहीं रहे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब साइंस की जो वर्डिक्ट है वो वेरिएबल है और कुरान की जो वर्डिक्ट है वो इनवेरिएबल और डेफिनिट है। बस यही फ़र्क जब मलूज़ खातर रखा जाएगा तो कुरान और साइंस में कभी टकराव नज़र नहीं आएगा। तो अब आप देखें कि जब सीड जर्मिनेट हुआ सूरह अनाम के मुताबिक और अल्लाह ने कहा कि मेरी इसमें निशानियां हैं, तो हमें चाहिए ये कि हम फिर उसके आगे चलें कि कौन कौन सी निशानियां हैं। और वो यही निशानियां हैं कि वो नन्हा सा बीज बना और फिर वो 150 फुट 100 फुट ऊंचा दरख्त बना, और फिर जब उसने पानी आपने ज़मीन की जड़ों में दिया, वो पानी एवेपोरेट हुआ उसके पत्ते से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि एक दरख्त अगर उसकी हाइट 50-60 फुट है एक जवान दरख्त की, और उसकी जड़ें जो हैं वो लामहला 20-30 फुट नीचे हैं, तो ये तकरीबन 100 फुट की हाइट बन जाती है। अब पानी उसने जड़ों से लिया और आखिरी पत्ते तक पहुंचाया, तो कौन सा पंप लगा हुआ है उसमें दरख्त में, जिसने, वरना पानी तो आप 1 फुट नहीं उठा सकते बगैर पंप के। तो अल्लाह ने कहा कि इसमें मेरी निशानियां हैं। वो निशानी क्या है कि अल्लाह कहता है वो पंप ढूंढो उसमें जो मैंने उसमें लगाया हुआ है। तो वो पंप जो है वो जाइलम है, जो हम साइंस ने उसको ढूंढा कि वो जाइलम के ज़रिए ट्रैवल करके आखिर तक चला जाता है। तो ये अल्लाह ताला इग्नाइट करता है, साइंस को की दावत देता है कि तुम गौर करो इसके ऊपर। अच्छा, इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने सूरह राद में आयत नंबर 3 है, दुनिया में कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि पौधों में जिन्स होती है, यानी मेल और फीमेल पौधे होते हैं। ये बड़ा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया बॉटनी का, लेकिन कुरान 1400 साल पहले जो है ना वो ये बात कर रहा था कि जनाब सूरह राद की आयत नंबर 3 में कि हमने हर चीज़ को, हर निबातात को जोड़े जोड़े पैदा किया है। अब आप इसमें भी अल्लाह ने इस आयत के आखिर में गौर कहा कि इनमें आयात हैं, निशानियां हैं उनके लिए जो अक्ल रखते हैं। अब अक्ल वाले जब इस पे गौर किया, अनफॉर्चुनेटली हमने ये अपने आप को अक्ल वाले ना समझा,
या हमारी अकल जो है वो इस तक ना गई और हम इस सारे मैदान में पीछे रह गए। तो जिन्होंने अकल वाले थे उन्होंने इसको देखा कि अल्लाह क्या कह रहा है कि मैंने हर जो निबातात है उसमें जोड़ा बनाया। तो उन्होंने फिर मेल एंड फीमेल पौधे दरियाफ्त किए और उसके साथ साथ अगर कोई एक पौधा भी था तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स मेल और फीमेल के डिफरेंट आर्गन किरदार अदा कर रहे थे। इवन कि अगर एक फ्लावर है तो फ्लावर में भी उसके पोलन एंड स्टेमन, पोलन जो है वो मेल होता है और स्टेमन जो है वो फीमेल होता है। तो ये जोड़ा अल्लाह ने कहा मैंने बनाया है। तो ये जोड़े जोड़े की साइंस पे अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारी निशानियां हैं और इससे आप देखें कि इसी से फिर हाइब्रिड चीज़ें पैदा हुई जोड़े जोड़े की निशानियों में से। इसी से साइंस ने डेवलपमेंट करके टिश्यू कल्चर डेवलप किया, इसी से साइंस ने डेवलप करके पार्थिनोकार्पी डेवलप की। तो ये सारी चीज़ें जब आप कुरान के उस हुक्म पे अमल किया आपने कि इन में आयात हैं, निशानियां हैं अकल वालों के लिए, जब आपने ढूंढा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू किया आपने आरिफ साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। बात करेंगे पाकिस्तान के टैलेंट की, पाकिस्तान के अचीवर्स की। तो इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ मुहिमजू शुएब खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने 4 अरब मुल्कों में फैले दुनिया के ख़तरनाक तरीन सहरा अल-रुबा अल-खाली को कामयाबी से अबूर किया है और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बताया जाता है कि ये दुनिया का वाहिद सहरा है जिसे बहुत कम लोगों ने ऑफ रोड ड्राइविंग के ज़रिए पार किया है। शुएब खान को ये सहरा अबूर करने का ख्याल कैसे आया और इस पुरखतर सफ़र के दौरान इन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब, वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सुनो टीवी का, स्पेशली आप लोगों ने मौका दिया मेरी एडवेंचर स्टोरी बताने का प्लेटफॉर्म पे। सर आपकी एडवेंचर स्टोरी है ही ऐसी कि जो बताई जाए। अब ये तो बताने में आपको इतनी एडवेंचर लग रही है, आप सोचें कि जब बिल्कुल एग्जैक्टली आप बताएं ना कि कैसे आगाज हुआ इस सफर का और कैसा रहा आपका। देखें, ट्रैवलिंग का शौक था जुनून ट्रैवलिंग का था। इस जुनून ने अब क्योंकि सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब जैसे शहर मुल्क में अरब ममालिक में खलीज में ऑफ रोडिंग बड़े शौक से की जाती है और ऑफ रोडिंग का शौक हमें भी अपनाया। और जब ये शौक किया तो हमने कहा कि अब कुछ चैलेंजिंग चीज़ें की करनी चाहिए। बिल्कुल। तो रुबल खाली अब एक बहुत बड़ा एम्प्टी डेजर्ट है जिसको पार करने का तो सोचना मतलब बंदा सहम जाता है कि यार इतना एम्प्टी क्वार्टर कौन करेगा। तो नॉर्मली तो ऑफ रोडिंग हम लोग करते रहते हैं नियर बाय एरिया में। तो ये हमने चैलेंज एक एक्सेप्ट किया हम, क्योंकि कई सालों से ये एक्टिविटी कर रहे थे। पिछले साल हमने अल नफूद डेजर्ट किया। अच्छा। बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला ये ओवरऑल दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, जिसमें अल नफूद उर्दन और इराक की बॉर्डर के साथ सऊदी अरब के एरिया को टच करता है। वो भी ठीक ठाक बड़ा डेजर्ट है। और ये एम्प्टी क्वार्टर ये और ह्यूज है, ये बिल्कुल ही आइसोलेटेड है। तो ये पहले वो हमने कवर किया, तो उस चीज़ ने हमें और ज़्यादा एक्साइटेड किया, हाँ अब हम एम्प्टी क्वार्टर कर सकते हैं। तो इसका एक लॉन्गेस्ट रूट था 1180 किलोमीटर का। सही। हमने कहा ये हमने अबूर करना है। और शुएब साहब कितने दिन में ये आपने कवर किया, कितने लोग थे आप? 10 दिन में कवर किया। हमारे साथ 10 लोग थे, 8 गाड़ियाँ थी, हर बंदा अपनी गाड़ी में सोलो था, 2 कपल थे। खाना पीना कैसे किया? खाना हम लोग 10 दिन की पूरी अरेंजमेंट करके गए, कुछ रेडीमेड शुरू के दिनों में, फिर बाद में अपना पकाते रहे और कोशिश करते थे कि इजी टू कुक हमारे पास स्टफ हो ताकि जल्दी खाएं और थोड़ा रेस्ट करें, ज़्यादा रेस्ट करें, क्योंकि पूरा दिन सुबह 8 बजे से ड्राइव करते थे, रात को 4:30 बजे तक हमारी ड्राइविंग होती थी। और ये इस दौरान आप इस तरह 10 दिन लगे। इस दौरान 10 दिन लगे और इस दौरान सिर्फ आप कितने किलोमीटर आपने कवर किए होंगे? 100 या 150 पूरे दिन की ड्राइव में। क्यों? अब रेत है, रेत में आप ड्राइव कर रहे हो, आपके 40 से 50 और इस बीच आप तो आपने ये नहीं सोचा घोड़े ले आते हैं, घोड़ों पे करते हैं? इस बीच आपकी गाड़ियां 100 है। ऊंट पे, ऊंट तो सहरा में घोड़े। आप अंदाजा करें हमें ऊंट तक नजर नहीं आया। अच्छा। शुरू में ऊंट नजर आया और आखिर में क्योंकि आबादी थी। तो वॉशरूम के लिए तो बड़ी मुश्किल होती होगी वहाँ पे। बिल्कुल होती थी। और जैसे कि आपको पता है कि ऐसे जगहों पे अच्छा शुएब साहब, हम चाहते हैं कि नेचुरल अपना एक्सपीरियंस इस तरह से बताएं कि कोई थ्रिलिंग सारा इवेंट हुआ हो, इसमें कोई वाकया ऐसा जो आपको हमेशा याद रह गया हो,
जो इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बाकी एक्सपेडिशन के दौरान? मुश्किल कोई चैलेंजिंग सिचुएशन? देखिए, एक तो आपको मैंने बताया कि रिफ्यूलिंग वाला हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आप बताएं, वो ऑफ एयर था। एक तो मेरे लिए रिफ्यूलिंग बड़ा चैलेंजेस था कि यार वो टीम टाइम पे पहुंचती है नहीं पहुंचती, हम लोग फिक्रमंद थे क्योंकि जिस दिन उसने पहुंचना था वो दिन नहीं पहुंचा। हमने उस दिन पड़ाव किया हुआ था, अगले दिन हमारा थोड़ा डिले हुआ इसी वजह से। तो टीम आई, हमने रीफिलिंग की और रीफिलिंग से पहले हमारी एक गाड़ी का डीजल टैंक लीक हो गया। जैसा मैंने कहा ना कि आप सैंड फ्लो में चढ़ तो जाते हो आप, क्योंकि डेली हमें 40 से 50 टीले क्रॉस करने होते थे। और वो सिर्फ आम टीले नहीं थे, यानी आप कह लें कि 10 फ्लोर से लेके 14 फ्लोर तक 15 फ्लोर तक की बिल्डिंग के साइज के टीले होते थे और उनके सिलसिले होते थे। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बहुत स्ट्रेट टीला है और वो इसी तरह जैसे आपकी गाड़ी है, इस तरह की गाड़ी जो है हाई रोफ, वो उसके ऊपर सर कर रही है, चढ़ रही है बड़ा, और वो बाद में फिर मतलब रोल होके नीचे आई। तो ऐसा मामला भी हो सकता है? देखिए, इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि जब आप स्टीप डाइव कर रहे होते हो, नीचे उतर रहे होते हो, तो आपको बाकायदा सामने टीम जो है कोऑर्डिनेट कर रही होती है कि आपकी गाड़ी का रुख जो है ना स्ट्रेट रखें जी, ठीक है। थोड़ा एंगल आपका लेफ्ट राइट हुआ, आपने नोट किया होगा वीडियोस में कि हम बड़े एहतियात से जा रहे थे जी, क्योंकि हम वहाँ पे कोई शो तो नहीं कर रहे थे ना, हमने वो अचीवमेंट करनी थी। तो हमने बड़े एहतियात से गाड़ियाँ चलाई हैं ताकि हमारी क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थी गाड़ियों की, उसके बावजूद हमारी गाड़ियाँ ठीक ठाक धंस जाती थी। शोएब साहब, अभी जैसे आपने अभी ऑफ द कैमरा जब बता रहे थे आप हमें कि रात को वहाँ पे बहुत ठंड होती है और फिर जाहिर है हर तरफ सहराए खामोशी, तो उसमें जब आप कहीं पे पड़ाव करते थे तो उस खामोशी के दौरान क्या फीलिंग आती थी? कोई इनर कॉल हुई आपको? कोई कि मैं क्यों आ गया? कोई मेडिटेशन वाली फीलिंग आई वहाँ पर? देखें जी, सबसे पहले तो हम लोग सब एक आसपास ही टेंट खेमे होते थे, तो एक तो ये एक हौसला होता था कि साथ में दूसरे टेंट में है, तो हमारे विजिटर बहुत होते थे। अब एक बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, स्पाइडर कैमल। अच्छा, स्पाइडर था, उसको डेजर्ट स्पाइडर कैमल कहा जाता है, तो उसका पाम के साइज की उसकी है, और वो आके हमारे खेमों के पास आ जाता था, जाहिर है फूड वगैरह ढूंढने के लिए। तो हम उसको भगाते थे कि यार ना वो हमें तकलीफ दे ना हम उसको, तो बेहतर है। तो 2 दिन मुसलसल हमारे खेमों के पास आता रहा। सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते थे तो हमारे खेमों के पास कोई ना कोई जानवरों के निशान होते थे। मैं ये सवाल पूछ रहा था, जानवर वगैरह आप हमला करते थे? जो हम एक्सपेक्टेड थे, फॉक्स थी शायद, और सांप नजर नहीं आए, लेकिन उनके अक्सर निशानात मिले। बिच्छू नजर आते रहे, अक्सर हमारे टेंटों के नीचे होते थे। बिच्छू तो नॉर्मल था, और एक और मजे की थी वो लिजर्ड। अब हम क्योंकि जहाँ हमें ना सैंड ड्यून के साथ हम अपना स्टे करते थे क्योंकि हवा का प्रेशर से रुकने के लिए, तो हम जहाँ हमें जगह मिलती थी तो वहाँ पे, अब मैंने जैसे कहा ना कि फ्लो में होती है, इधर सॉफ्ट सैंड होती है, इस साइड पे सॉफ्ट सैंड होती है जहाँ से हवा का प्रेशर होता है। शोएब साहब माजरत, हमारा वक्त खत्म हो गया है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त आपने एक्सपेडिशन किया है। आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम भी आप करेंगे। आप हमारे हीरो हैं, मजीद आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान, अपने हीरोज़ की कदर करें, ये कल भी मैंने कहा था। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।